हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। आज हम लोग पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में भी है और उससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो इससे सबसे पहले क्वेश्चंस क्या यही बन जाता है कि ये किस भाग में है। ठीक है, तो ये किस में, भाग 4 में, और इसका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद है आपका ये 36 से 51 तक। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को डीपीएसपी भी कहते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ऐसे सिद्धांत जो सरकार को क्या करते हैं, नीति बनाने में क्या दिशा देते हैं, एक दिशा करते हैं कि वो नीति जो है किस हिसाब से किसके लिए बनाए, समानता के लिए बनाए, सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बनाए, तो अच्छी अच्छी बातें, सबको शिक्षा मिले, ये सब चीज़ें जो हैं जब वो नीतियाँ बनाती है लोगों के कल्याण के लिए, तो उसको दिशा प्रदान करते हैं कौन, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे देख लेते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं इसके। जैसे कि सर्वप्रथम इसे किस देश के संविधान में लिखा गया, तो स्पेन के संविधान में इसको सबसे पहले लिखा गया। लेकिन जो भारत का संविधान है उसमें इसको किस देश से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले स्पेन ने लिखा अपने संविधान में, लेकिन भारत ने आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत को अपने संविधान में लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 में इनका उल्लेख अनुदेश प्रपत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से किया गया है। अगर पूछा जाता है कि किस अधिनियम में ये जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से लिखा गया है, तो आपका अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह ना तो राज्य पर बंधनकारी है और ना ही विधि और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कि यह राज्य पर बंधनकारी नहीं है, यानी कि ये सरकार को नीति बनाने में दिशा निर्देश तो देते हैं कि आपको इस तरह से नीति बनानी चाहिए, इस तरह से करना चाहिए काम, लेकिन ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर सरकार नहीं बनाती है उस हिसाब से नीतियाँ वगैरह, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं राज्य के खिलाफ। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार में आप क्या कोर्ट जा सकते थे उनको लागू कराने के लिए, लेकिन इसमें क्या है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह भविष्य की सरकारों के लिए छोड़ दिया गया कि जैसे जैसे संसाधन एकत्रित होते जाएंगे निर्देशक तत्वों को लागू करते जाएंगे। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपका संविधान लिखा जा रहा था तो जो संविधान सभा थी, आपको पता उसके सलाहकार कौन थे, आपके थे बी एन राव। उन्होंने कहा कि 2 तरह के अधिकारों की बात उन्होंने की थी, एक तो आपके मौलिक अधिकार हो गए और एक कहा था कि एक ऐसे अधिकार जिनको कोर्ट द्वारा लागू तो नहीं कराया जा सकता क्योंकि उस समय उतने संसाधन नहीं थे, नया नया देश आज़ाद था, बहुत सारी चुनौतियां थी देश के सामने, तो उनको क्या किया, नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में संविधान में ऐड कर दिया गया कि ये आगे जब भी सरकार के पास संसाधन होंगे सरकार इनको लागू करती जाएगी, और बाकी आपके मौलिक अधिकार रखे गए जो उसी समय प्रवर्तनीय यानी लागू करा दिए गए कि इनको कोर्ट द्वारा लागू कराना अनिवार्य है। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। इसका उद्देश्य समझ लेते हैं, जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, प्रजातंत्र या लोकतंत्र तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस तरह के लोकतंत्र की बात की गई है, तो सामाजिक और आर्थिक 2 तरह के लोकतंत्र की बात की गई है, याद रखिएगा, सामाजिक और आर्थिक, और कल्याणकारी राज्य की। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना करने का जो उद्देश्य है ये किस भाग में दिया गया है संविधान के, तो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल 36। इसमें क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दिया गया है, और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या आएगा, राज्य हम किसे कहेंगे। देखिए, यहाँ राज्य की बात है, राज्य मतलब है देश, ये वो वाली राज्य नहीं जो आपके यूपी एमपी ये सब प्रदेश हैं, और यहाँ क्या बात की गई है, राज्य यानी कि सरकार की बात हो रही है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, एक राज्य होता क्या है, एक देश होता क्या है, जहाँ पर क्या हो, भारत की, जैसे भारत है तो भारत की सरकार होगी। ठीक है, तो वहाँ क्या राज्य की सरकार होगी, संसद होगी, उधर विधानमंडल होगा, और क्या होंगे, आपके अधिकारी और प्राधिकारी होंगे। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा, आपके राज्य के अंतर्गत
आ जाएंगे इसकी परिभाषा के अंतर्गत। इसके अलावा हम देख लेते हैं राज्य की अगर विशेषताएं पूछे, कभी कभी पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है या है। तो राज्य की 4 मुख्य विशेषताएं, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन सी? सबसे पहली बात, कोई भी देश बनने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो उसका एक निश्चित क्षेत्रफल हो, यानी भूमि हो, ठीक है, उसकी भूमि हो। और अब ये भूमि है तो उसमें रहने वाले क्या हों? लोग भी हों, ठीक है, लोग हों। अब ये बताइए, लोग हैं तो ऐसा ना हो अराजकता फैल जाए, या अब लोगों को नियंत्रित करने के लिए एक क्या कहते हैं सही पैटर्न बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? एक सरकार होनी चाहिए, ठीक है, उन लोगों का ख्याल रखने के लिए और एक सिस्टम बनाने के लिए एक सरकार होनी चाहिए, ठीक है। तो भूमि, लोग, सरकार, ये 3 क्या हो गए विशेषता। चौथी विशेषता कौन सी हुई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो ये तीनों विशेषताएं आपकी बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। चौथी विशेषता है संप्रभुता। राज्य की संप्रभुता जो है ये सबसे मुख्य विशेषता है कि एक मान लीजिए आपका एक देश भी होगा, वहाँ लोग भी हैं, भूमि भी है, सरकार भी है, लेकिन अगर संप्रभुता ही नहीं होगी तो उस देश का कोई मतलब नहीं है। जैसे भारत एक संप्रभुत्व वाला देश है, यानी कि भारत किसी अन्य देश के अंडर में नहीं है, वो अपने डिसीजन भारत खुद ले सकता है, चाहे वो आंतरिक मामले हों चाहे विदेशी मामले हों। भारत क्या है? संप्रभु है, यानी अपने डिसीजन खुद ले सकता है, वो अन्य देश के अंडर में नहीं है, ठीक है। तो ये 4 आपकी राज्य की विशेषताएं हो जाएंगी। और बाकी राज्य की परिभाषा में क्या आ गया बताया मैंने आपको, जैसे आपकी केंद्र सरकार होगी, संसद होगी, राज्य सरकार होगी, विधानमंडल हो गया, अधिकारी वगैरह हो गए, ये सब आपकी किस में आ जाएगा? राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे। और 4 विशेषताएं क्या हो गई? भूमि होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 37, आर्टिकल 37। इसमें लिखा है कि देश के शासन में लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। किसको लागू करना? नीति निर्देशक सिद्धांतों को, ठीक है, लागू करना ये राज्य का कर्तव्य है, किंतु न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। प्रवर्तनीय मतलब लागू नहीं कराया जा सकता है। अगर सरकार बनाती है तो ठीक है, वरना आप कोर्ट नहीं जा सकते कि सरकार इसलिए नीति नहीं बना रही है, ठीक है। तो यही बात इसमें लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 38। इसमें लिखा है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पे कितनी तरह की न्याय की बात की गई है? 3 तरह की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। और यही 3 तरह के न्याय की बात आपकी प्रस्तावना में भी की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों जगह क्या है? 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकता है? इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस तरह के न्याय की बात डीपीएसपी में नहीं की गई है। तो आपका आ जाएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, एक दे देंगे सांस्कृतिक न्याय, ठीक है। तो इन तीनों के अलावा कोई भी अगर ऑप्शन होगा तो अगर नहीं पूछ रहा है तो वो नहीं होगा, सिर्फ 3 ही तरह के न्याय की बात की गई है। और इसी में एक है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। देखिए, ये जो इतना है यहाँ आय से लेकर के इतना आपका बाद में जोड़ा गया, पहले सिर्फ उतना ही था जितना भी बताया 3 तरह के न्याय की बात, इसको बाद में ऐड किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस भाग को क्या बाद में जोड़ा गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 39। इसमें क्या दिया गया है कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत, जैसे पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, ठीक है। तो ये किसमें आ जाएगा आपका? आर्टिकल 39। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से स्त्री पुरुष के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो 39 में है। या किस में बात की गई? किस भाग में? भाग 4 डीपीएसपी में बात की गई है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 39A, ठीक। तो ये देखिए, इसमें का लिखा हुआ है। जब कहीं पर भी अगर आर्टिकल में ABCD या क ख ग लिखा हो तो इसका मतलब कि वो बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे का है तो इसका अभी हम बताएंगे, इसको बाद में जोड़ा गया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इस अनुच्छेद में क्या है? समान न्याय की बात की गई है और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई। अब समान न्याय कैसे मिलेगा? जब सभी को क्या हो? अधिकार हो विधिक सहायता प्राप्त करने का। अब जैसे कोई गरीब है, ठीक, अमीर है तो वो तो अपना वकील कर लेगा, वो हर चीज़ कर लेगा, कोर्ट फीस दे देगा। लेकिन अगर जो गरीब है तो वो अपना वकील इतना महंगा नहीं हायर कर सकता, तो सरकार क्या कराएगा? उसको एक सरकारी वकील प्रोवाइड कराएगा, कोर्ट फी वो माफ़ करेगा। तो इसी तरह से समान न्याय होगा, यानी अमीर को भी न्याय मिले और गरीब को भी
न्याय मिले। तो ये बात किस में की गई है? आर्टिकल 39A में की गई है। और ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है संविधान में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो आपका संविधान संशोधन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है और उससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 14। ठीक, इसमें क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। इसमें ग्राम पंचायतों की बात की गई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की बात की गई है? तो आर्टिकल 40 में। और इसी के तहत क्या किया गया कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को क्या संवैधानिक अधिकार दिया गया। ठीक है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 41। इसमें क्या है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अब कुछ दशाओं में क्या है? जैसे कोई गरीब है या अनपढ़ है या विकलांग है या बूढ़ा बुजुर्ग है, तो कुछ दशाओं में क्या काम पाने का उसको अधिकार है। ठीक, वो इसलिए नहीं मना कर सकते कि वो गरीब है इसलिए उसको काम नहीं मिलेगा। सरकार का ये कर्तव्य है कि वो गरीबों को भी काम दिलाए। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत क्या आपकी बनाई गई? मनरेगा। ठीक है, आपकी जो सुनते रहते हैं योजना मनरेगा, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत लाई गई है नीति? आर्टिकल 41 के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। अब आपको काम मिल गया तो अब आप काम पर जाने लगे, लेकिन आपको जो काम है वो न्याय संगत होना चाहिए और मानवोचित दशाओं में होना चाहिए और प्रसूति सहायता का उपबंध, ये सब आर्टिकल 42 में है। ठीक है, तो काम की न्याय संगत, देखिए न्याय संगत मतलब काम उचित हो। ठीक है, अब ऐसा काम ना हो कि क्या कहते हैं जो मानव के करने लायक ना हो। ठीक है, और ऐसी जगह पे ना हो जिससे क्या हो कि मानव की जो क्या कहते हैं सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचे या उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर। ऐसा नहीं कि आपको एक ऐसी खान में उतार दिया काम करने जहाँ से जहरीली गैस निकल रही है। ठीक है, या तो ऐसा नहीं कि कूड़े के ढेर में आपको कुर्सी डाल दी कि आप यहाँ बैठ के काम करिए। जहाँ भी आपको काम करने को दिया जाए तो वो ऐसा हो कि जहाँ पर मानव अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी प्रसूति सहायता का प्रबंध भी आर्टिकल 42 में किया गया है। जैसे आप देखते हैं एम्बुलेंस 108 वगैरह जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके लिए रहती है कि अन्य सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए रहती है कि अगर बहुत सारी सुविधाएं हैं जैसे जननी सुरक्षा वगैरह कि जो भी प्रसूति यानी प्रेग्नेंट लेडी वगैरह है तो उनकी डिलीवरी अच्छे से हो, उनके कुछ रुपए वगैरह दिए जाते हैं ताकि वो बच्चे का और उस लेडी का अच्छे से ख्याल रखा जा सके। तो ये सब योजनाएं जो नीतियाँ सरकार लाती है वो इन्हीं सब आर्टिकल से क्या है, ये नीति निर्देशक है ना, इन्हीं आर्टिकल से दिशा प्राप्त करके लाती है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अब आपको काम भी मिल गया और आप जाने भी लगे, वो जगह भी अच्छी है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप दिन भर काम करें और आपको चलते टाइम 10 रुपये पकड़ा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? निर्वाह मजदूरी। ठीक है, तो इतनी मजदूरी होनी चाहिए कि जिससे आपका गुजारा तो हो सके, कम से कम आप रोटी कपड़ा आप अच्छे से चल सके, आपका गुजारा हो सके। तो इसका प्रबंध किस में किया गया? आर्टिकल 43 में। कर्मकारों यानी जो काम करते हैं कर्मचारी, उनके लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था की गई। एक उचित कार्य के लिए उचित आपको सैलरी मिले, जितना काम लिया जा रहा है उतनी सैलरी आपको दी जाए, तो इसकी निगरानी भी इसमें की जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका 43A। ठीक है, इसमें क्या? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, जैसे आप जो कर्मचारी हैं काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, उद्योग में काम कर रहे हैं, अब उनको वहाँ पे बहुत समस्या हो रही है, अब वो किससे कहेंगे? अब कोई उनकी सुन नहीं रहा है, तो अब इसमें आर्टिकल 43A में ये प्रबंध किया गया है कि जो बोर्ड मेंबर है, आपकी जो मीटिंग होती है, कोई भी अगर कंपनी है तो उसकी एक कुछ महीने में या टाइमली आपकी क्या होती है, एक मीटिंग होती है बोर्ड मेंबर्स की। तो वो जो आपका मैनेजमेंट में आपका यानी मजदूरों का जो पार्टिसिपेशन जो है वो इसमें बताया गया कि होना चाहिए। आर्टिकल 43A के तहत उनका होना चाहिए ताकि वो मज़दूरों की, जैसे मज़दूर अपना एक लीडर चुन लेते हैं और वो जाके भाग लेता है मैनेजमेंट की मीटिंग में और बताता है कि मज़दूरों को ये समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल 43A में बताया गया है। और देखिए ये 43A है तो इसको बाद में जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 43B। ठीक है, अब ये भी खा है तो इसको मतलब बाद ही में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 97th
अमेंडमेंट 2011 यानी 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या है, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। सहकारी समितियां मैंने आपको बताया था, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, आपसी आर्थिक लाभ के लिए क्या करते हैं, एक समिति बना लेते हैं, थोड़े थोड़े रुपये मिला करके अपना कुछ काम किया और उससे जो भी लाभ आया वो थोड़ा थोड़ा बांट लिया। तो ये सब होती हैं आपकी सहकारी समितियाँ। ठीक है, तो इसका चर्चा किस में की गई है, 43B में की गई है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 44। इसमें बात की गई है आपकी सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। एक समान नागरिक संहिता क्या क्या मतलब हुआ, देखिए दो तरह के नागरिक अधिकार होते हैं। एक तो आपका जैसे एक ये हो गया नागरिक अधिकार, यानी इसको व्यक्तिगत अधिकार भी बोलते हैं। एक होते हैं आपके सामाजिक अधिकार। ठीक है, तो सामाजिक अधिकार तो जैसे आपके क्रिमिनल वगैरह, जैसे कोई चोरी करेगा तो उसको तो दंड वही दिया होगा जो आईपीसी में लिखा है। अब ऐसा नहीं कि वो हिंदू है तो अलग दंड होगा, मुस्लिम है तो अलग दंड होगा। ठीक है, तो वो तो आपको उसमें तो सबके लिए बराबर है। सामाजिक जो आपकी संहिता है, जो सामाजिक नियम है आपके, वो तो एक है जैसे है। लेकिन जो आपकी नागरिक संहिता है, जो नागरिक नियम है वो थोड़े अलग हैं। जैसे हिंदू एक्ट, मुस्लिम लॉ, जैसे हिंदुओं के लिए जो विवाह, तलाक और जो उत्तराधिकार के नियम वो अलग हैं, वो हिंदू एक्ट के अनुसार है। और मुस्लिम लॉ में मुस्लिमों के लिए जो उनके विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के नियम हैं वो अलग हैं, वो एक जैसे नहीं हैं। ठीक, अलग अलग उनके लिए बनाए गए हैं। तो ये क्या कहते हैं, अभी तो अलग अलग है, अभी असमान है, लेकिन इसको समान बनाने की बात किस में की गई है, आर्टिकल 44 में की गई है कि एक ऐसी नागरिक संहिता बनाई जाए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लिए भारत में समान हो। हालांकि अभी इसको लागू नहीं किया जा सका है क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद हो सकता है, या सरकार अभी इतनी सक्षम नहीं है कि वो बना सके। ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है ऐसा हो जाए। क्या भारत में ऐसा कोई राज्य है जहाँ पर प्रेजेंट में समान नागरिक संहिता है? तो ऐसा राज्य कौन सा है आपका, गोवा। वर्तमान में गोवा ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे समान नागरिक संहिता है, बाकी अन्य राज्यों में अभी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको 45, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। दो बातें इसमें। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है। पहले क्या था, आर्टिकल 45 में पहले क्या लिखा था, ये बाद में जोड़ा गया है। पहले इसमें लिखा था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य स्कूली शिक्षा वगैरह का प्रावधान था। अब उसको उठा के सरकार ने क्या कर दिया है, मौलिक अधिकार बना दिया है आर्टिकल 21A में। ठीक है, तो अब वो बन गया है मौलिक अधिकार। अब ये जगह हो गई थी खाली, तो इसमें क्या लिख दिया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्या, बाल्यावस्था और शिक्षा की व्यवस्था वगैरह। ठीक है, तो ये कब जोड़ा गया है, कौन सा संविधान संशोधन है इसका, इसका 86वें संविधान संशोधन, 86th संविधान संशोधन आपका 2002 द्वारा प्रतिस्थापित। देखिए प्रतिस्थापित हुआ है, ये मतलब इसमें पहले कुछ और लिखा था, अब कुछ और, यानी कि रिप्लेस कर दिया गया है। और ये जो आपका संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन 2002, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संविधान संशोधन द्वारा आपके मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों तीनों में परिवर्तन किया गया। जैसे कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा सब आपको क्या किया गया, आपके जो मौलिक अधिकार है उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए नियम बनाया गया आर्टिकल 21A में। और नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल 45 में क्या किया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया शिक्षा और स्वास्थ्य का। और आपका जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया इसी संविधान संशोधन द्वारा कि हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान कराए। ठीक है, तो ये आपका संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 46। देखिए इसमें क्या लिखा है, SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्या करना है इसमें, जो अनुसूचित जाति और जनजाति है और अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। इसी के अंतर्गत आपका जो आरक्षण वगैरह है वो सब इसी के अंतर्गत आता है। बाकी और भी नीतियां जो देखते होंगे आप अल्पसंख्यक के लिए या SC ST के लिए आती हैं, वो सब इसी आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 47। इसमें क्या है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। मद्य निषेध, मद्य निषेध का क्या मतलब हुआ, जो नशीले पदार्थ हैं उन पर पाबंदी लगाना राज्य का कर्तव्य है।
यानी कि जो आपकी शराब वगैरह है, ड्रग्स वगैरह, इस पे पाबंदी लगाना ही सरकार, जो राज्य है, सरकार है, उसका ये कर्तव्य है। तो अभी तक सभी राज्यों में नहीं, लेकिन कुछ एक राज्यों ने जैसे कि बिहार वगैरह ने क्या किया, शराबबंदी कर रखी है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 47 के तहत उन्होंने शराब पर पाबंदी लगा रखी है। तो ये सब किस में लिखा हुआ है कि पोषाहार का स्तर बढ़ाना। जब शराब पीना बंद करेगा इंसान तो क्या वो स्वस्थ भी होगा, उसका पोषण का स्तर भी बढ़ेगा, जीवन स्तर भी उसका बेटर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आर्टिकल 47 में हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 48। इसमें क्या है, ये कृषि और पशुपालन का संगठन, दुधारू पशु। 48 में कि कृषि और पशुपालन का क्या संगठन करना, राज्य का कर्तव्य, इसको बढ़ावा दे कृषि को, पशुपालन का। इसी के तहत आप देखते होंगे बीज वगैरह पे सब्सिडी वगैरह सरकार देती रहती है। तो दुधारू पशु जैसे कि गाय वगैरह, जो ऐसे पशु जो दूध देते हैं, उनको भी बढ़ावा देना क्या राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 48A, यानी पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये है ना का, यानी कि बाद में जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसमें क्या बताया कि सभी का कर्तव्य क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना, संवर्धन करना, वन और वन जीवों की रक्षा करना। इसी के तहत आप देखते होंगे सरकार बहुत सारे वन जीव संरक्षण के लिए क्या कहते हैं, बहुत सारे नीतियाँ वगैरह लेकर आती है। अभी टाइगर रिजर्व के लिए ना, जैसे बाघ संरक्षण नीति आ गई, ठीक, राष्ट्रीय पशु संरक्षण, इस टाइप की नीतियाँ जो सरकार लाती रहती है वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत लाती रहती है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। ये भी राज्य का कर्तव्य है, क्या करें, जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान है और वस्तुओं का संरक्षण करें। जैसे आपका ये ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब जो क्या है आपके राष्ट्रीय स्मारक हैं। तो बाकी अन्य जो बहुत सारी ऐतिहासिक जिनका महत्व है, इन सब की रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य है। और इसके लिए वो नीतियाँ बना सकती है कि जैसे अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग पे थूकेगा उसको इतना दंड दिया जाएगा। ये सब जो है ये सब आर्टिकल 49 में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 50। इसमें क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 50 यानी 50-50 कर दीजिए, यानी अलग अलग। कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है, पृथक्करण, यानी अलग अलग हैं दोनों। कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद जो आपके नियम कानून लागू करती है, ठीक है। और न्यायपालिका तो आपको पता है, आपका जो न्यायपालिका है वो क्या करती है, अगर कोई भी संविधान का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पे इंटरफेयर करती है और जो अपराध करता है उसको दंड देती है। तो इन दोनों के कार्य बिल्कुल अलग अलग कर दिए गए हैं। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 50 में, ठीक है। इसमें बिल्कुल कार्यपालिका और एक दूसरे से अलग होंगी, स्वतंत्र होंगी, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं है इनका, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले भी बताया था, ये आपकी विधायिका है और ये इसके अंतर्गत कार्यपालिका आती है। बट आपकी जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल अलग और स्वतंत्र है। अगर एक साथ आ जाएंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के किसी तरह भी अगर अंडर में आते हैं, एक दूसरे के इंटरफेयर होता है, तो आपको पता है कि फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, साठगांठ हो जाएगी। तो फिर किसी को ना न्याय मिल पाएगा और फिर ना कार्य सही से सही चल पाएगा। तो इसीलिए इनको क्या किया गया है, बिल्कुल अलग अलग रखा गया है, कोई संबंध नहीं है दोनों का आपस में, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 51। इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि अब तो इतना सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, सब तो अपने देश के लिए था। अब जब अपने देश को सुधार लिया, बहुत सारी नीतियाँ बना ली, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई, तो अब क्या किया गया कि थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय शांति पर भी बात कर ली जाए। तो देश में तो शांति के लिए बहुत बात कर ली, अब विश्व में क्या शांति बनी रहे और विश्व में सभी देश क्या हो, सुरक्षित हो। तो इसकी अभिवृद्धि के लिए सरकार का ही कर्तव्य बना दिया गया कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए या ऐसे कार्य करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और सुरक्षा रहे, ठीक है। तो आर्टिकल 51 में ये चीज़ दी गई है। आई होप आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें एक दो टॉपिक और हैं कि ये जो आपके नीति सिद्धांत हैं, ठीक है, इनका वर्गीकरण भी किया गया है। वर्गीकरण कैसे, देखिए ये संविधान में तो नहीं है, लेकिन जो इनकी प्रकृति है, इनकी प्रकृति को देखकर इनको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे क्या लिखा है, संविधान में इनका वर्गीकरण तो नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा और दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में विभक्त किया गया। कौन कौन सी व्यापक श्रेणियाँ आपकी? ये समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत। तो वादी का मतलब क्या हुआ? वादी मतलब होता है, ये आपके जो वादी लिखा हुआ है, वादी मतलब होता है विचारधारा। समाजवादी यानी जो समाज की प्रति जो विचारधारा है वो, गांधीवादी जो गांधी जी की विचारधारा है वो, उदारवादी जो उदार विचारधारा है वो। तो ये इनकी प्रकृति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से आर्टिकल इनके अंतर्गत आते हैं?
जैसे आपका ये आर्टिकल क्या है, 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47, ये आपके समाजवादी सिद्धांत है। यानी इसमें इन आर्टिकल में ऐसी बात की गई है जो थोड़ा सा जिन पर समाजवादी यानी कि समानता की बात नज़र आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गांधीवादी सिद्धांत। तो ये गांधीवादी सिद्धांत क्या है कि जिनमें गांधी जी की विचारधारा झलकती हो जिन सिद्धांतों में। जैसे आपका आर्टिकल 40 है, जैसे बताया था आपका ग्राम पंचायत। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि गांव का क्या उत्थान हो, यही कहते थे कि जो भारत जो है वो कहाँ गाँवों में बसता है, गांधी जी बोलते थे। तो ये सब चीज़ें उनके कि इन अनुच्छेदों में गांधी जी की विचारधाराएं झलकती, इसलिए हमने कह दिया कि ये गांधीवादी सिद्धांत है। तो आपका आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48 ये सब आपके क्या हैं, गांधीवादी सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है आपका कि उदारवादी सिद्धांत। तो आपके उदारवादी सिद्धांत कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आर्टिकल 44 हो गया, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए कि उदारवादी सिद्धांत तो मैंने आपको बताया जहाँ समानता की बात हो। उदारवादी मतलब एक तरह से होता है कि जो अच्छाई के लिए क्या करते हो, बदलाव की उम्मीद रखते हो। उदारवादी वो लोग होते हैं कि जो अच्छाई के लिए बदलाव चाहते हैं। अब जैसे आर्टिकल 44 है, अभी लागू नहीं है, तो ये उदारवादी सिद्धांत इसलिए कहा गया है कि ये लोग चाहते हैं कि अच्छाई के लिए बदलाव। अब समान नागरिक संहिता हो जाए कि सबको समान लगेगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा ना, तो इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि हाँ हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए कि आर्टिकल 44 लागू होना चाहिए भारत में, समान नागरिक संहिता। ठीक, तो ये है उदारवादी सिद्धांत। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो कैटेगरी बनाई गई है एक दूसरे पे ओवरलैप भी हो सकता है। जैसे इसमें देख रहे हैं आप आर्टिकल 48 इधर भी है, आर्टिकल 48 इधर भी है, तो एक ही आर्टिकल में 2-3 विचारधाराएं झलक सकती हैं। ठीक, गांधीवादी विचारधारा भी झलक रही है 48 में और उदारवादी विचारधारा भी झलक रही है 48 में। ठीक, 48 में क्या था, जैसे आपका था कि कृषि और पशुपालन का संगठन, तो गांधी जी भी कृषि और पशुपालन पे बहुत फोकस करते थे कि हाँ गांव का उत्थान होगा, कब होगा, जब लोग कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे। और उदारवादी लोग भी चाहते हैं कि क्या बदलाव होगा, जब कृषि होगा, अच्छे से पशुपालन होगा तो बदलाव आएगा, थोड़ा विकास होगा भारत का, तो ये उदारवादी लोग भी चाहते हैं। तो एक ही आर्टिकल में 2-3 विचारधाराएँ हो सकती हैं। बाकी आपका रिवीजन है आपका करवा देते हैं, ताकि देखिए इतना सारा आपने पढ़ लिया बट थोड़ा चीज़ें याद अभी पूरी तरह नहीं हुई होंगी, तो एक बार हम रिवीजन करेंगे और याद करने की ट्रिक जानेंगे। जैसे एक साथ आप याद नहीं रख सकते हैं इसको, तो हम ग्रुपिंग बना के याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि इसमें हम इसको कर सकते हैं कि आर्टिकल 36, 37 एक साथ पढ़ सकते हैं। अब आर्टिकल 36 में क्या था आपका, राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा और इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना। आर्टिकल 37 में मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय में, ये राज्य का कर्तव्य तो है कि लागू करें, लेकिन न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। और इसमें है राज्य की परिभाषा, तो हम 36 और 37 एक साथ याद करेंगे। ये राज्य की परिभाषा हो गई और ये क्या कहते हैं, ये राज्य का कर्तव्य है कि न्यायालय में लागू कराएं, लेकिन न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक, फिर हम 38, 39 और 39A को एक साथ याद करेंगे। ये 3 एक साथ याद कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि जन कल्याण को बढ़ावा देना, वही आपको बताया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक, 38 में। और 39 में क्या है आपका कि जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, इसमें ये बताया था 39 में। बाकी 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। तो ग्रुप बना के याद कर, 36, 37 एक साथ याद कर लीजिए, 38, 39 और 39A एक साथ याद कर लीजिए। ठीक, बाकी आपका आर्टिकल 40 है, ये अलग से याद कर लीजिए, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आर्टिकल 40। बाकी आपके हो गए 41, ठीक, और 42, 43 और 43A, ये सब आप एक साथ याद कर लीजिए। ठीक, इसमें क्या लिखा है, काम पाने का अधिकार। देखिए ऐसे स्टोरी बना के याद करिए, जैसे कि 41 में आपका काम पाने का अधिकार। अब आपको काम मिल गया, तो काम कैसी जगह हो, अच्छी दशा में होना चाहिए, अच्छी जगह पे आपको काम मिलना चाहिए। अब आपको काम मिल गया तो आपको जितना काम आपने किया है उतना आपको वेतन भी मिलना चाहिए। ठीक है, और मान लीजिए काम करने में आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आप किससे कहेंगे, जो वहाँ मैनेजमेंट है उसमें क्या होना चाहिए, कर्मचारियों का हिस्सेदारी हो, वो जाके अपनी बात कह सकें। ठीक है, तो ये चारों बहुत मिलते जुलते हैं, उनको एक साथ याद करिए कि सबसे पहले आपको काम मिल गया तो वो काम करने की जगह अच्छी होनी चाहिए। फिर जितना काम आपने किया है आपको इतना तो वेतन मिले जिससे आपका गुजारा हो सके। ठीक है, और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्रबंधन में, मैनेजमेंट में आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि आप जाके अपनी बात रख सकें।
ठीक, तो इनको एक साथ याद कर लीजिएगा। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, ये भी इसी में आ जाएगा कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन जो सरकार देती है, ये इसमें आर्टिकल 43B में आ जाएगा। और फिर आर्टिकल आपको 44 आप ऐसे याद कर सकते हैं। 4 क्या हो गया, 4 बराबर है ना, 4 समान है, तो इसमें समान नागरिक संहिता आ जाएगी। ठीक, बाकी आपका आर्टिकल 45 और 46 इनको एक साथ याद रखिए। देखिए 45 में किसकी बात हो रही है, 6 साल से कम आयु के बच्चों की, और 46 में किसकी बात हो रही है, अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों की। यानी 45 में राज्य किसकी देखभाल करेगी, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कार्य करेगी, और 46 में किसके लिए कार्य करेगी, SC ST और कमजोर वर्गों के लिए। ठीक, इनको एक साथ याद कर लीजिए। बाकी आपके आर्टिकल 47, 48 और 48A इनको एक साथ याद कर लीजिए। इसमें क्या है, 47 में पोषाहार का स्तर, जीवन स्तर सुधारना आपका, यही इसमें मैंने आपको इसमें ही मद्य निषेध वगैरह बताया था। देखिए अब कोई इंसान है वो शराब पीता था, अब सरकार ने उस पर बैन लगा दिया, अब वो शराब पीना उसने छोड़ दिया। जब शराब पीना छोड़ दिया तो उसका क्या हुआ, दिमाग थोड़ा खुल गया, थोड़ा अब नशे से वो बाहर आ गया है ना, तो फिर वो क्या करे, कृषि करेगा, पशुपालन करेगा। आर्टिकल 48, जब उसने कृषि करना शुरू किया, उसने खेती किया, तो उसने सोचा लो क्यों ना अपने खेत के किनारे क्या कर दिया जाए, थोड़ा पेड़ पौधे लगा दिए जाएँ। तो इसमें 48 में क्या आ जाएगा, ए में पर्यावरण संरक्षण। तो 47, 48 और 48 एक साथ याद रखिए कि एक है जो इसमें सरकार ने क्या कर दिया है, उसका मद्य निषेध कर दिया है, शराब पे बैन लगा दिया है, तो अब उसका क्या हो गया, थोड़ा सा स्वास्थ्य वगैरह ठीक हो गया है, थोड़ा बुद्धि खुल गई है, थोड़ा नशे से जब वो बाहर आता है तो क्या करता है, वो कृषि और पशुपालन करता है। जब वो खेती वेती करता है तो सोचता लो अपने खेत के किनारे क्या कर ले, थोड़ा पेड़ वेड़ भी लगा ले, तो क्या हो गया, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन। तो ये 3 एक साथ याद कर लीजिए। बाकी आपका आर्टिकल 49 में क्या है, स्मारक, राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें जो बताया था मैंने, जो भी आपकी राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें उनकी रक्षा करना, वहाँ जाकर ऐसे नहीं जैसे देखते हैं पेड़ वगैरह पे या कुछ भी दीवार पे नाम वाम लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब किस में, आर्टिकल 49 में। बाकी आपका आर्टिकल 50 है, उसमें क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव। ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 50-50 दोनों को मतलब अलग अलग कर दिया। कार्यपालिका का कार्य बिल्कुल अलग और न्यायपालिका का कार्य बिल्कुल अलग, दोनों का आपस में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ठीक, और बाकी आपका आर्टिकल 50 में बताया था जब अपने देश में इतनी सब नीतियाँ और शांति बना ली तब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की जाए, तो आर्टिकल 51 में है। ठीक, आई होप आपको आज सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे, नीति निषेध सिद्धांत। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये जो वीडियो है आज की, तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम लोग इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।